हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में कंप्लीट एसक्यूलाइट ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम एसक्यूलाइट के बारे में डिटेल में समझेंगे। एसक्यूलाइट क्या होता है, क्या उसके बेनिफिट होते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कब कहाँ कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एसक्यूलाइट के बारे में अगर आपको जानना है, आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप ये वीडियो जो है वो आप कंप्लीट देखो और एसक्यूलाइट से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा एसक्यूलाइट के यूसेज के बारे में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट बीइंग सेड, हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर और समझते हैं एसक्यूलाइट के बारे में कि एसक्यूलाइट क्या होता है। तो एसक्यूलाइट जो है आपका वो एक लाइट वेट एम्बेडेड रिलेशनल डेटाबेस होता है। ठीक है, तो इन टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। एक है आपका लाइट वेट, दूसरा है आपका एम्बेडेड और तीसरा है आपका रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस, तो अगर आपने किसी भी डेटाबेस के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि रिलेशनल डेटाबेस एक डेटाबेस का टाइप होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक आपकी एम्प्लॉय की टेबल हो गई और एक आपकी जो है वो डिपार्टमेंट की टेबल हो गई, तो इन दोनों टेबल में आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए इनको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर RDBMS। तो एसक्यूलाइट जो आपका है वो एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें कि आप जो है दो टेबल क्रिएट कर सकते हो और उनके बीच में जो है वो आप रिलेशन बना सकते हो, या फिर दो या मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हो और उनके बीच में रिलेशन बना सकते हो। दूसरा जो पॉइंट आपका है वो ये है कि आपका एम्बेडेड डेटाबेस है। ये एसक्यूलाइट जो है एम्बेडेड डेटाबेस है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि एम्बेडेड का क्या मतलब हुआ। तो बाकी के आपके जो RDBMS होते हैं, जैसे आपका जो है वो MS SQL सर्वर हो गया, या फिर आपका जो है वो MySQL हो गया, या फिर आपका जो है वो Oracle हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये आपके एक स्टैंड अलोन सर्वर जो होता है वहाँ पे रन करते हैं। ये आपका सर्वर हो गया है। ये सारे जो डेटाबेस होते हैं ये सर्वर पे रन करते हैं और आपका जो एप्लीकेशन होता है, जो आपका ऐप होता है, वो इससे कनेक्ट करता है कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू। और फिर जो भी आपके टेबल हैं, जो भी आपका डेटाबेसेस है, जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप उसके थ्रू एक्सेस करते हो, आप कनेक्शन ओपन करते हो और एक्सेस करते हो। तो एसक्यूलाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। एसक्यूलाइट जो है वो आपका एक स्टैंड अलोन सर्वर की तरह रन नहीं होता है। एसक्यूलाइट आपका जो है वो एम्बेडेड रहता है। ये एक फाइल बेस्ड डेटाबेस है, ये एक फाइल बेस्ड डेटाबेस है। तो इसकी एक फ़ाइल बनती है, जैसे अगर आप एक फ़ाइल बना लो तो आपकी हो गई database.db। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .db। तो एक आपकी फ़ाइल बन जाएगी और ये आपके प्रोजेक्ट में ही रहती है। तो जैसे आप अगर एक प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, और आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइल हैं, यहाँ पर ये आपका एक प्रोजेक्ट हो गया, इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, तो इसमें ही आपकी एक .db फाइल रहेगी जो कि आपकी एसक्यूलाइट फाइल रहेगी। और इसको जो है आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। इसमें आप जो है वो टेबल बना सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो, रिलेशन बना सकते हो। तो ये एज ए सर्वर रन नहीं होती है। और जब ये एज ए सर्वर रन नहीं होती है तो फिर आप आ जाते हो पहले पॉइंट पे कि ये लाइट वेट होती है, इसको किसी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती है और ये एज ए सर्वर रन नहीं होती है। अगर आपका सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है तभी भी आपका एसक्यूलाइट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, और जो एसक्यूलाइट आपका है ये लाइट वेट होता है, एम्बेडेड होता है, रिलेशनल होता है। और इसके साथ साथ जो आपके मोस्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड एसक्यूएल फीचर्स होते हैं, एसक्यूएल कमांड होते हैं, उनको ये सपोर्ट करता है। तो ये लर्निंग के लिए, अगर आप लर्निंग शुरू कर रहे हो तो एसक्यूलाइट जो है वो आपका काफ़ी अच्छा डेटाबेस हो जाता है। और अगर आप कोई प्रोटोटाइप बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन का आप POC कर रहे हो, उसमें अगर आपको डेटाबेस का यूज़ करना है तो आप जो है वो एसक्यूलाइट को यूज़ कर सकते हो। और लेटर ऑन उसको आप किसी फुल फ्लैश डेटाबेस, जैसे कि आपका MySQL सर्वर हो गया, या फिर MySQL हो गया, MS SQL सर्वर हो गया, या MySQL हो गया, Oracle हो गया, वहाँ पर उसको जो है वो माइग्रेट कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कमांड हैं वो आपके स्टैंडर्ड SQL कमांड ही होते हैं। और ये जो है आपका एसिड प्रॉपर्टीज़ को फुली सपोर्ट करता है। तो ये आपका एटॉमिसिटी हो गया, और ये आपका कंसिस्टेंसी हो गया, ये आपका इंटीग्रिटी हो गया, और ये आपका ड्यूरेबिलिटी हो गया। तो एसिड प्रॉपर्टी होती है उनको ये सपोर्ट करता है। और जो मोस्ट ऑफ द डेटाबेस कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि ट्रिगर लगाना हो गया, या फिर प्राइमरी की बनाना हो गया, इंडेक्सेस लगाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है ये सपोर्ट करता है। तो ये लर्निंग के लिए, या फिर POC वगैरह करने के लिए, या फिर छोटे एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए, स्मॉल स्केल एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका एम्बेडेड होता है, इसलिए ये लोकल या फिर जो क्लाइंट
बेस्ड स्टोरेज होती है वहाँ पर बहुत अच्छे से इसका यूज होता है। जैसे कि आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो गए, जो आपके फ़ोन में मेमोरी होती है, जो स्टोरेज होती है वो लोकल स्टोरेज होती है, तो उसको ये बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेता है, उसके लिए बहुत अच्छा डेटाबेस माना जाता है। उसके बाद में क्या है कि ये जो है वो क्लाइंट सर्वर जो आपके डेटाबेस होते हैं उनकी तरह जो है वो नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका एम्बेडेड रहता है, तो इट इज़ नॉट अ क्लाइंट सर्वर डेटाबेस। तो इसमें आपको जो है वो आपका TCP/IP या फिर HTTP और जो भी प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं वो आपको नहीं करने पड़ते हैं। ये फाइल बेस्ड होता है, तो ये आपका इनपुट आउटपुट जो है उसके हिसाब से काम करता है। आपको जो है एक फ़ाइल को रेफरेंस करना पड़ता है और उसमें फिर आप जो है अपनी टेबल वगैरह बनाते हो। तो ये जो है इनपुट आउटपुट की तरह चलता है। इसके लिए आपको TCP/IP HTTP ये सब कुछ जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर बेस्ड नहीं है। क्लाइंट सर्वर बेस्ड क्या होता है हम लोगों ने अभी देखा था, फिर समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो है वो क्लाइंट एप्लीकेशन है। मे बी आपका ये जावा एप्लीकेशन हो सकता है, .NET एप्लीकेशन हो सकता है, पाइथन एप्लीकेशन हो सकता है, और यहाँ पर आपका जो है वो डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, ये आपका DB सर्वर है। तो ये एप्लीकेशन जो है इससे इंटरेक्ट करता है, ये रिक्वेस्ट भेजता है, रिस्पॉन्स में इसको जो है वो वहाँ से डेटा मिलता है। तो ये क्लाइंट सर्वर अप्रोच हो जाती है। पर इसमें आपका जो है SQLite में क्या होता है, ये क्लाइंट सर्वर अप्रोच जो है इसमें नहीं चलती है। ये क्या करता है, ये फाइल बेस्ड डेटाबेस होता है, फाइल बेस्ड डेटाबेस है। तो इसमें जो है आप इसको फाइल जो होती है उसको कनेक्ट करते हो और वहाँ से जो है डेटाबेस अपना क्रिएट करते हो और फिर उसमें जो है आप टेबल बनाते हो और उसमें डेटा स्टोर करके डेटा रीड राइट और बाकी सारे ऑपरेशन जो है आप करते हो। ऑल राइट, तो अगला पॉइंट हम लोग जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए नहीं पड़ती है, क्योंकि ये लेस कॉन्फ़िगरेशन या इसको जीरो कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, कि इसमें जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो है क्लाइंट सर्वर बेस्ड नहीं होता है, ये फाइल बेस्ड होता है। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो भी आपकी पॉपुलर लैंग्वेजेज हैं उन्होंने इस डेटाबेस के लिए काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है कि कैसे आप कनेक्शन ओपन कर सकते हो, कैसे आप जो है वो डेटा अपडेट कर सकते हो, कैसे रीड कर सकते हो, कैसे आप एक रिकॉर्ड पुल कर सकते हो, कैसे आप मल्टीपल रिकॉर्ड पुल कर सकते हो। तो सारी लैंग्वेजेज ने APIs प्रोवाइड की हैं SQLite से कनेक्ट करने के लिए, ताकि जो है डेवलपर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप स्विच करते हो SQLite से किसी भी डेटाबेस पे, तो उस पर जो है आप आराम से स्विच कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे। तो ये भी जो है एक अच्छी बात है कि सारी जो मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं SQLite का। अभी करंटली ये यूज़ कहाँ होता है, ये क्वेश्चन रहेगा, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि करंटली कहाँ यूज़ होता है। तो क्या है कि जो आपके जितने भी मोबाइल हैं, आपके आईफोन हो या फिर आपका जो है वो एंड्रॉयड हो, और जो आपके अभी जो सिस्टम्स आ रहे हैं मैक के और विंडोज़ के, वहाँ पर भी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड रहता है। और कुछ लैंग्वेज जैसे कि आप अगर पाइथन की बात करो, तो अगर आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो आपको जो SQLite है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड मिलता है, आपको अलग से कुछ इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, ये पाइथन के साथ आता है। तो जिस जिस सिस्टम पे पाइथन जो है वो प्री इंस्टॉल्ड आती है, वहाँ पे आपका SQLite भी आता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड डेटाबेस हैं इनको बोला जाता है कि ये मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस हैं, जो कि सही बात है। बट SQLite के केस में कहा जाता है कि ये मोस्ट डिप्लॉयड डेटाबेस है, क्योंकि जितने भी आपके एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइसेस हैं वहाँ पर आपका SQLite जो है वो डिप्लॉयड रहता है। तो ये मोस्ट डिप्लॉयड डेटाबेस है, जबकि मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस के केसेस में अभी भी अब जो है हमारे RDBMS आते हैं। अब इसके जो कुछ फीचर्स हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। मतलब काफ़ी कुछ हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट फिर भी इनको एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो पहला आपका सर्वरलेस है। सर्वरलेस क्यों है? क्योंकि ये एक फ़ाइल होती है और इसको जो है वो इनपुट आउटपुट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ये आपकी फ़ाइल होती है तो सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जीरो कॉन्फ़िगरेशन, अगेन ये एक फ़ाइल होती है, तो इसमें आपको जो है वो TCP/IP HTTP और जो भी आपका जो प्रोटोकॉल होते हैं मैसेजिंग के, MSMQ या फिर जो भी होता है वो आपको यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पोर्टेबिलिटी एक फ़ाइल होती है जिसको कि आप जो है वो शेयर ड्राइव पे भी शेयर कर सकते हो, मेल पे भी शेयर कर सकते हो, तो पोर्टेबल रहता है। एक सिंगल फाइल होती है और छोटा जो है आपका डेटाबेस है, बहुत सारे फीचर्स इसमें जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहता है। और उसी के साथ साथ अगर कॉम्पैक्ट रहता है तो फिर सिंपल भी जो है वो ये रहता है, क्योंकि सारे मेजर फीचर सपोर्ट करता है। लेकिन जो आपके RDBMS होते हैं उनमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं जो वो सपोर्ट करते हैं, वो आपका जो है SQLite उसमें अवेलेबल नहीं होता है। तो इसलिए जो है कॉम्पैक्ट और सिंपल रहता है। और फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ करने में इसकी रहती है कि अगर आप इसका कनेक्शन वगैरह बनाना है या कुछ भी करना है तो बहुत ईजी रहता है, तो आप उसको जो है आराम से यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको जो है वो जैसे कि एक फ़ाइल अगर आपको लगता है कि सही से काम नहीं करती तो फाइल तुरंत आप उसको डिलीट करके नई फाइल बना सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी रहती है। किसी को शेयर करना है तो उसको आप शेयर कर सकते हो कि आपका जो डेटाबेस अगर आपने कुछ बनाया है उसको देना है तो आप जो है वो फाइल शेयर कर सकते हो, तो वो आप आराम से शेयर हो जाएगी। और लाइसेंसिंग की अगर बात करें तो आपका जो है ये ओपन सोर्स है, तो आपको लाइसेंसिंग की कोई ज़रूरत जो है वो पड़ती नहीं है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। उसके बाद में रिलायबल है, ठीक है। तो अगर इसमें जो है बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपके RDBMS के इसमें नहीं होते हैं, बट रिलायबिलिटी में कोई कमी नहीं है। जैसे कि हम डिस्कस किया था कि ये जो आपकी एसिड वाली प्रॉपर्टी होती है सारी सपोर्ट करता है। प्राइमरी की हो गई, फॉरेन की हो गई, इंडेक्सेस हो गई, ज्वाइंस हो गए, सब कुछ जो है वो सपोर्ट करता है। तो
जब आप इसको यूज़ करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको जो है वो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। और ये कन्वीनियंट होता है बहुत, हम लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी कि इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं, तो इसका यूज़ जो है वो काफ़ी कन्वीनियंटली आप कर सकते हो अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। चाहे तो आपको जो है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन प्रोजेक्ट करना हो या फिर आपको कोई POC करनी हो तो उसमें जो है आप इसको कर सकते हो यूज। अब इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो कैसे होता है, अगर ये तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी आपके सिस्टम पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, तो उसको चेक करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है कि एक कमांड होता है SQLite 3। तो जब आप ये कमांड जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करते हो, ठीक है, CMD पे जब आप इसको रन करते हो कमांड प्रॉम्प्ट को, तो अगर आपका SQLite इंस्टॉल्ड है तो आपको SQLite की जो SQLite का प्रॉम्प्ट है वो खुल के आ जाता है, नहीं है तो आपको आ जाएगा कि कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको जो है वो रियल क्विक चेक करते हैं। तो एक मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे जो है वो CMD ओपन कर लेता हूँ, और अभी हम लोग जो है वो SQLite कोर डेटाबेस जो है पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम कमांड पे करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए। और इसके लिए जो SQLite है वो आपका कमांड लाइन CLI प्रोवाइड करवाता है प्रॉपर, तो उस CLI के थ्रू आप जो है वो चीज़ें कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हो, जैसे कि आप जो है वो .NET कोर पे जा रहे हो, या फिर जावास्क्रिप्ट में जा रहे हो, पाइथन पे जा रहे हो, या फिर किसी और लैंग्वेज में जा रहे हो, तो वो लैंग्वेज जो है प्रॉपर API प्रोवाइड करवाती हैं कि आपको कैसे कनेक्शन बनाना है, कहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी है, कहाँ फाइल नेम पास करना है, कैसे टेबल बनाना है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होती हैं, लगभग सिमिलर होती हैं, बट जैसे जैसे लैंग्वेज का इंप्लीमेंटेशन होता है थोड़ा सा सिंटैक्स बदल जाता है। पाइथन में कुछ और होगा, .NET में कुछ और होगा, जावास्क्रिप्ट में कुछ और होगा, बट एक जो आइडिया होता है, एक जो थ्योरी होती है, बेसिक होता है, वो सेम रहता है कि आपको कनेक्शन बनाना है, ठीक है, उसके बाद में कनेक्शन ओपन करना है, फिर आपको कमांड बनाना है, कमांड को आपको एग्जीक्यूट करना है, फिर आपको कनेक्शन को जो है वो क्लोज करना है, ठीक है। तो वो एक जो आइडिया रहता है वो सेम रहता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो SQLite इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो SQ और उसके बाद में LITE, आपको ध्यान रखना है कि इसमें SQLite नहीं है, SQLite है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये SQLite है और 3 करना है और फिर करना है एंटर। तो इसमें क्या कर रहा है कि SQLite 3 इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। तो ये जो है उसको समझ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे सिस्टम पे ये इंस्टॉल्ड नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं इस कमांड जो प्रॉम्प्ट है इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इंस्टॉल करने के लिए आप इस पेज पे जा सकते हो, ठीक है, और आप गूगल भी सीधा कर सकते हो। तो अगर आपको जैसे गूगल करना है तो मैं यहाँ पे एज जो है ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और उस पर जाके आप गूगल करके ढूंढ सकते हो, और मैंने वहाँ पे सीधा लिंक भी रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अब आप यहाँ पे SQLite अगर टाइप करोगे, ठीक है, तो SQLite डाउनलोड और एंटर कर दो। तो आपको यहाँ पे जो पहला पेज ही मिल जाएगा SQLite.org का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये सीधा आपको जो है SQLite की साइट पे लेके जाएगा, और वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको जो है वो डाउनलोड करना है। यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है कि आप अगर लिनक्स में जा रहे हो तो ये है, अगर आप मैक पे जा रहे हो तो ये है, विंडोज़ पे अगर आप जा रहे हो तो आपको ये है, ठीक है, 32 बिट 64 बिट। और उसके बाद में ये आपको जो मिलता है 32x86 अ बंडल ऑफ कमांड लाइन टूल्स, ठीक है। तो हमको बंडल ऑफ कमांड लाइन टूल्स चाहिए, क्योंकि अभी हम जो करेंगे प्रोसेस, जो हम लोग समझेंगे वो कमांड लाइन पे समझेंगे, और उसके बाद अकॉर्डिंगली जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर लेटर ऑन मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो भी समझ लोगे। बट अभी हम लोग कोर डेटाबेस की फंक्शनलिटी जो है वो समझेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो आपकी ये वाला जो आइटम है या फिर जो ये फाइल है ये डाउनलोड कर लेनी है। तो ये आपको जो है इसमें सारे कमांड लाइन टूल मिल जाएंगे, आपको जो है वो शेल कमांड मिल जाएंगे, और आपको जो है वो SQLite का डेटाबेस भी मिल जाएगा, और एनालाइजर और SQL डिफरेंट EXE बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट हमारा मेन फोकस रहेगा कमांड लाइन और SQLite 3 डेटाबेस पे। तो इसको मैं जो है वो क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड के लिए, और ये डाउनलोड ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ये फटाक से जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और उसके बाद इसको जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका डाउनलोड्स में आ गया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ, और मैंने इसके लिए डेडिकेटेड फ़ोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो हम लोग जो है यहाँ फ़ोल्डर पे आएंगे, और इस फोल्डर में मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करके और फिर इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। आप जो है इसको कहीं भी फोल्डर बना के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑल, और यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर दूँगा इसको मैं। और उसके बाद में जो जिप आपकी बच जाती है, जिप वाली फ़ाइल, इसको आप रखो या डिलीट कर दो, वो आपकी श्रद्धा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। और उसके बाद इसके अंदर जो आपको फ़ाइल मिल जाती हैं, ठीक है,
यहाँ पर एक और फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, और इसके अंदर आपको फाइल मिल जाती है। जो 3 फाइल हम लोगों ने देखी थी, एक आपका SQL difference.exe, SQLite 3.exe और SQLite Analyzer, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा इस वाली exe पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको अपने पेरेंट फोल्डर में डाल लेते हैं और बाकी के फोल्डर को उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया है और इसको जो है उड़ा दिया हमने यहाँ से। अब आपको क्या करना है, आपको कमांड लाइन जो है ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है। तरीके हम लोग देख लेते हैं अलग अलग। तो आप जब यहाँ पे CMD ओपन करोगे और फिर आप क्या करोगे, इसको बोलोगे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे, और इसको बोलोगे SQLite 3, ठीक है। तो इसको अभी भी पता नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, ये आपके सिस्टम में यहाँ पे मतलब डाउनलोड होकर आ गया, लेकिन अभी सिस्टम को पता नहीं है, कमांड प्रॉम्प्ट को पता नहीं है कि ये चीज़ आपकी यहाँ पे सिस्टम पे रखी है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो बताने के हैं 2 तरीके। पहला तो आप जो है इस पाथ पे आ जाओ, ठीक है, ऐसे Ctrl+C करो और यहाँ पर आपको एक CD कमांड टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद में पाथ पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। तो आप अब आ गए हो SQLite वाले फोल्डर में, ठीक है। और ये कहाँ रखा है, SQLite वाले फोल्डर में रखा है। तो अब यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और फिर टाइप करते हैं SQLite 3, ठीक है। अब जब आप करोगे तो ये जो इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। इसको इसने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि अब हम क्या हैं, पेरेंट वाली डायरेक्टरी में हैं और यहाँ से इसको पता है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया है कि हेल्प के लिए आप जो है .help टाइप कर सकते हो, उसके बाद कनेक्टेड टू ट्रांजिएंट इन मेमोरी डेटाबेस, ठीक है। तो अभी क्या है, आप जो है फिजिकल फाइल अगर नहीं भी क्रिएट करते हो तभी भी क्या करेगा, ये इन मेमोरी जो है आपका डेटाबेस क्रिएट कर सकता है और उस पर आप प्ले अराउंड कर सकते हो अगर आप फिजिकल फाइल नहीं क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। और इसका एक मतलब ये भी है कि जब तक आप फाइल में टेबल क्रिएट करके उसमें डेटा नहीं डाल देते हो तब तक वो जो है उसको मतलब मानता नहीं है। अगर आप जो है आपने एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर आपने टेबल बनाई और कुछ डेटा नहीं डाला और उसके बाद में आपने क्लोज कर दिया कमांड प्रॉम्प्ट, तो वो उसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको, आपकी सिर्फ फाइल रह जाएगी, कुछ भी नहीं, टेबल लेवल कुछ नहीं रह जाता है। तो अभी इसको हम लोग देख लेंगे एक्शन में, ठीक है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। अब क्या होगा, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज कर दोगे बाई चांस या क्लोज हो जाए और उसके बाद में आप यहाँ पे CMD करो और फिर से आप जो है SQLite करो, ठीक है, तो क्या होगा, पहचान नहीं पाएगा, तो फिर से आपको पाथ जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है, आप इसका पाथ जो है वो सिस्टम पे सेट कर दो कि कहीं से भी कमांड प्रॉम्प्ट चले तो कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर SQLite 3 जो है कमांड चलता है तो उसको पता चले कि SQLite 3 के रेफरेंस उसको कहाँ से लेना है और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है। और इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दिस PC पे जो है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आना है, ये 3 इलिप्सिस बने हुए हैं, यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में जाओ और ये प्रोसेस जो है वो विंडो 11 के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि मेरे पास विंडो 11 इंस्टॉल है। विंडो 10 या विंडो 7 पे जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट आपको सेट क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये आप जो है आपको ध्यान रखना है। तो दिस PC पे आए, उसके बाद में 3 इलिप्सिस पे क्लिक करके हम लोग आए प्रॉपर्टीज़ में। अब प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद में एक प्रॉपर्टी विंडो खुलेगा और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग जो है वो क्लिक कर देना और फिर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल मिल जाएगा। यहाँ पे आप आओगे और फिर आपको लेना है पाथ। अगर पाथ आपके पास नहीं है तो आप न्यू बना लो, अगर है तो एडिट कर लो और उसी में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से इसको एडिट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे एक आप न्यू करोगे तो आप यहाँ पे न्यू ऐड कर पाओगे और इसको आप ऐसे ऐड कर दो, ठीक है। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो आप एक स्लैश लगा दो यहाँ पे, ठीक है, और उसको कर दो ओके, और ओके कर दिया और उसके बाद इसको ओके कर दिया और फिर जितने भी विंडो थे सबको ओके कर दिया। अब विंडो ओके कर दिया है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब पाथ सेट करते टाइम अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन रखा था तो वो कमांड प्रॉम्प्ट आपको क्लोज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से जो है आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। और अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पहले ही बंद कर चुके थे, उसके बाद में आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहे हो तो जब ओपन होगा तो वो रिकॉग्नाइज कर ही लेगा। तो ये आप ध्यान रखना है कि अगर आपने पाथ सेट करते टाइम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन रखा था तो उसको क्लोज करके रीओपन कर लें। अब इसको SQLite जो है यहाँ पे हम जब टाइप करेंगे और उसके साथ में 3 भी रहेगा, SQLite 3, ठीक है, तो क्या होगा, ये पहचान जाएगा उसको। अब आपको बार बार पाथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के बाद आपको बार बार पाथ चेंज करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो अब यहाँ तक की कहानी हमारी जो है वो हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसमें कैसे बाकी के काम करते हैं वो चीज़ जो है हम समझेंगे। तो जैसे कैसे डेटाबेस बनाते हैं और बाकी चीज़ें कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक कमांड होता है आपका, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको,
क्लियर। और अगर ये जो टर्मिनल है आपका, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, इसके अलावा अगर आप पावर सेल में भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो पावर सेल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर आने के बाद में हम लोगों को जाना पड़ेगा इस फोल्डर में, और यहाँ से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो, ठीक है। और ये टर्मिनल जो है ओपन हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं SQLite 3 चला के, ठीक है। तो इसको जो है वो मिला नहीं है, तो इसका अलग से पाथ जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो वो हम लोग जो है वो SQLite, अच्छा अभी इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई है, तो SQLite 3, ठीक है। तो जो पाथ हम लोग सेट करके आए थे वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में, उसकी वजह से जो आपका टर्मिनल है, जो आपका पावर शेल है, वो भी इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो अगर आप पावर सेल पे काम करना पसंद करते हो तो आप जो है वो पावर सेल का भी यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको वहाँ पे पाथ जो है इन्वायरमेंट में वो सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे CLS करोगे तो आपका यहाँ पे CLS जो है वो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे .shell.cls ये जो है आपको याद रखना है। अगर आप SQLite के रेफरेंस में बात कर रहे हो, अगर SQLite के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, तो .shell.cls ये कमांड जब आप चलाओगे, और यहाँ पे मुझे जो है वो एक बार मैं इसको क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या था हमारा .shell.cls ये कमांड जब आपका चलेगा तो ये SQLite के रेफरेंस में आपके प्रॉम्प्ट को क्लियर कर देगा। अगर आप CLS चलाओगे तो ये एरर देगा और ये कमांड को पहचानेगा नहीं। तो .shell.cls, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो है आपको डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड बाय साइड जो है यहाँ पे कर लेता हूँ, ताकि हमको यहाँ पे फाइल में भी दिखता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ऑल राइट, ठीक है। और यहाँ पे मैं पावर शेल जो है, और पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना, कौन सा आपको यूज़ करना है वो आपकी चॉइस है। आपको बस CLI इंस्टॉल करके और फिर आपको जो है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेट कर देना है, और उसके बाद आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करें और चाहें तो पावर शेल यूज़ करें, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक कमांड होता है आपका .databases, ठीक है। अगर आप इसको चलाओगे तो अभी आपको यहाँ पे कोई भी डेटाबेस जो है वो नहीं मिल रहा है, खाली है, सिर्फ आपका जो है वो मेन है यहाँ पर, और रीड राइट की परमिशन के साथ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो डेटाबेस आपको जो है वो बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस बनाने के लिए आपके पास एक कमांड होता है, उस कमांड का नाम होता है, मैं इससे बाहर निकल आता हूँ, ठीक है। और इसको अब जब आप बाहर निकल आए हो तब आप टर्मिनल के उसमें रेफरेंस में हो, उसके कॉन्टेक्स्ट में हो, तो यहाँ पे CLS आपका काम करेगा। तो जब आपको डेटाबेस बनाना है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप लिखते हो SQLite 3 और उसके बाद आप लिखते हो डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो जो भी डेटाबेस आपको बनाना है, तो जैसे मैं बना देता हूँ एक डेटाबेस, उसका नाम रखता हूँ मैं कंपनी, ठीक है। और उसके बाद में .db, तो ये जो .db है, ये जो एक्सटेंशन है वो SQLite का है। तो अगर आप लिखते हो यहाँ पे company.db और जब आप एंटर करते हो, ठीक है, तो आपके पास ये मैसेज जो है वो आ जाता है, आपका SQLite का वर्जन आ जाता है और हेल्प आ जाता है। तो कोई एरर नहीं आई है, इसका मतलब आपका जो डेटाबेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आके रिफ़्रेश करो इसको, और इसमें रिफ़्रेश का जो ऑप्शन है वो कभी कभी मुझे मिलता नहीं है, तो मैं यहाँ पे F5 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब दिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने ये क्रिएट कर दिया है, अब आप यहाँ पे क्लिक करो .databases, ठीक है, और फिर कर दो आप एंटर। तो आपका जो यहाँ पे डेटाबेस की जो फाइल थी आपकी company.db, वो आपकी यहाँ पे बन के आ गई है, ठीक है। तो कब आ गई, पहले आपने ये कमांड रन किया और कमांड सक्सेसफुली रन हो गया, तब आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा था। फिर आपने डेटाबेसेस एक बार ट्राई किया और उसको रिफ़्रेश इसने जो है कर दिया यहाँ पे जाके कि एक डेटाबेस जो है इसके अंदर आपका फ़ाइल बन गया है। अब यहाँ पर जब आपने .databases लिखा तो ये मेन में आपकी लोकेशन के साथ आपकी DB फाइल जो है पूरी तरह से आपकी यहाँ पे जो है वो आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप समझ लो कि हुआ क्या था। जब सबसे पहले आपने ये वाली लाइन रन करवाई यहाँ पे company.db, ठीक है, तब क्या हुआ, वो फाइल जो है वो उसमें कुछ भी नहीं था, ना डेटाबेस था ना कुछ था, सिर्फ एक जो है वो फाइल थी। और वो फाइल में जब कुछ था नहीं तो इसने आपको कुछ दिखाया नहीं। जब आपने ये वाली लाइन रन करवाई, ठीक है, तब क्या हुआ कि उस फाइल के अंदर जो डेटाबेस था, फाइल के अंदर जो डेटाबेस था वो जब रिफ़्रेश हुआ ये डेटाबेस,
तब वो फाइल जो है आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करी। अब अगर अभी आप यहाँ पे देखो डॉट टेबल्स, ठीक है, तो कोई भी टेबल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि अभी आपका सिर्फ डेटाबेस बना है। अगर आप करो डॉट डेटा बेसिस तो आपको डेटाबेस यहाँ पे दिख जाएगा, पर कोई टेबल जो है वो आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान कर लो कि जितने भी कमांड मैं आपको यहाँ पे डॉट से बताऊँगा उन कमांड के अंत में आपका सेमीकोलन नहीं लगता है, और जितने भी कमांड जो है वो विदाउट डॉट होंगे उनके एंड में आपका सेमीकोलन लगेगा। और ये आपका है सिक्वलाइट के कॉन्टेक्स्ट में। अब अगर आप कहो कि यहाँ पे तो सेमीकोलन लगाया नहीं था, तो यहाँ पे सेमीकोलन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो है आपका वो आपके पावर सेल के या फिर आपके कमांड प्रॉम्प्ट के उसमें रेफरेंस में है, और यहाँ पर जो डॉट लगा रहे हैं वो एसक्यूलाइट के रेफरेंस में है। तो जब एसक्यूलाइट के रेफरेंस में कोड लिखते हैं तो डॉट कमांड के साथ में सेमीकोलन नहीं लगता है, और जो कमांड बिना डॉट के चलते हैं उनके साथ में सेमीकोलन लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डॉट शेल डॉट CLS, ठीक है, तो आपकी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो गई। तो अभी आपकी फाइल बन गई और फाइल के अंदर आपका डेटाबेस बन गया जिसका कि नाम है company.db। फाइल का नाम भी company.db है और आपके डेटाबेस का नाम भी company.db है। इसके अंदर हम लोग एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल क्रिएट करने का सिंपल तरीका है, आपको लिखना है क्रिएट टेबल और उसके बाद में टेबल नेम लिख देते हैं एम्प्लॉई, ठीक है, टेबल नेम एम्प्लॉई। अब देखो अगर आप जो है वो नहीं लगाते हो सेमीकोलन, ठीक है, तो क्या होता है, एंटर करोगे ऐसे तो सेमीकोलन जब आप नहीं लगाओगे तो इस तरह से आपका जो है वो बन के आ जाएगा कि आपका कमांड जो है वो अधूरा है, ठीक है। तो अभी तो खैर हमारा कमांड टेक्निकली अधूरा ही है, उसको हमें पूरा करना है, बट आप ये समझ लो कि जब आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ठीक है। और अगर आप सेमीकोलन लगा दोगे ऐसे यहाँ पे, ठीक, तब क्या होगा, तब एरर आएगा, ठीक। तो अगर बिना सेमीकोलन के आपने एंटर किया तो उसको लगेगा कि आपका कमांड जो है वो अधूरा है, तो वो कोई एरर नहीं देगा। और सेमीकोलन के साथ अगर अधूरा कमांड डालोगे तो वो आपको एरर दे देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी तो खैर हमें सेमीकोलन लगाना ही नहीं है। तो आपने क्या किया, क्रिएट टेबल और उसके बाद में टेबल का नाम रखा है एम्प्लॉई। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, एक ये ब्रैकेट शुरू करते हो, फिर एंटर कर दो। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपको बताने हैं कॉलम नेम्स कि आप क्या कॉलम रखना चाहते हो, ठीक है। तो आप रख दो यहाँ पे EMP ID और इसको आप बना दो इंट, ठीक है, इंटीजर। और उसके बाद में आप रख दो EMP नेम और इसको आप बना दो टेक्स्ट। और उसके बाद में आप रख सकते हो यहाँ पे एक एज का कॉलम जिसको कि आप बना सकते हो इंट। और फिर उसके बाद में आप रख लो एक सैलरी का कॉलम, इसको आप बना लो रियल, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे इंट टेक्स्ट और आपका जो रियल हो गया, ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं डेटा टाइप, ठीक है। अब इसमें और कितने डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप होते हैं वो भी हम आगे कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो अभी के लिए आप समझो कि ये आपका जो एम्प्लॉय ID है इसमें इंटीजर यानी कि आपके न्यूमेरिक वैल्यू जो आपके पॉइंट में नहीं हो सकते, जो आपके मतलब होल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से जो नंबर आपके होंगे वो आपके इंटीजर में जाएंगे। फिर आप यहाँ पे जो टेक्स्ट है एम्प्लॉय नेम, ये तो क्लियर है कि आपका एम्प्लॉय नेम जिस तरह से होता है वैसे ही होगा। फिर आपकी यहाँ पे जो एज है वो भी इंटीजर है 21 20, उसके बाद में 23 24 25 इस तरह से जो है 63.5 वाली एज जो है वो आप यहाँ पे नहीं डाल पाओगे। सैलरी आपकी रियल में है तो इसमें आप डाल सकते हो कि आपका जो है वो 2200.50 ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में कामा आपको लास्ट में नहीं लगाना होता है, जैसे कि आपका नॉर्मल RDBMS में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है, लास्ट में कॉमा जो है वो नहीं लगता है। फिर आपको एंटर कर देना है और फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है, ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन मैं मतलब थोड़ा सा कंसिस्टेंटी बना रहा हूँ तो मैंने जो है यहाँ पे लगा दिया अलग से, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग से लगाया। तो ये ब्रैकेट जो है आपका, ये वाला जो है एम्प्लॉय ID इसके साथ शुरू हो सकता था और ये वाला ब्रैकेट आपका यहाँ पर भी बंद हो सकता था, ठीक है। और आप चाहें तो पूरा सिंगल लाइन में पूरा लिख सकते हो, बट उस तरह से थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है और समझाने में भी दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्टिव लगता है, तो आपको समझ में आ गया कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ये जो टेबल आपकी बन गई, कुछ एरर होगी तो एरर आएगी, अगर एरर नहीं आती है तो आप मान के चलो कि आपका काम जो है वो हो चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डॉट टेबल्स वाला कमांड टाइप करोगे, ठीक है, और फिर करोगे आप एंटर, तो आपको एक टेबल दिख गई, ठीक। अब अगर मान लो कि ये तो टेबल आपने बनाई है तो आपको पता है कि आपने टेबल बनाई है, आपने इसमें क्या किया है क्या नहीं किया सब आपको पता है, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा था कि .cls आपको कोई टेबल दे दी गई, ठीक है, तो आप पता कैसे करोगे। तो यहाँ पर एक कमांड होता है स्कीमा, ठीक है, .schema और उसके बाद में टेबल का नाम यहाँ पे एम्प्लॉई, ठीक है।
तो आपको जो है टेबल का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा कि टेबल में कौन सा कॉलम है, इसका क्या डेटा टाइप है, कुछ भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो उसके लिए आपको स्कीमा और फिर आपको यहाँ पे टेबल नेम, और अगर आप स्कीमा को ऐसे ही रन करा देते हो, ठीक है, टेबल नेम नहीं देते हो तो आपको एरर आएगा। तो आपको ये जो है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है सी, ठीक है। टेक्निकली इसको क्या करना चाहिए, इसको जितनी भी टेबल हैं उन सबका स्कीमा आपको देना चाहिए। तो जब आप स्कीमा ऐसे ही रन करवा दोगे, ठीक है, बिना किसी पैरामीटर के, बिना किसी टेबल नेम के, तो जितनी भी टेबल रहेंगी उन सब की डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल, और इसका नाम रख देते हैं हम डिपार्टमेंट, ठीक है। अब फिर से आपको यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है क्योंकि आपको टेबल जो है वो तरीके से बनानी है। तो आप यहाँ पे एंटर कर दोगे, फिर आप यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट लगा दोगे, फिर एंटर कर दोगे, फिर यहाँ पे आप लिखोगे डिपार्टमेंट आईडी इंट, और उसके बाद में डिपार्टमेंट नेम, एन थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो डिस्क्रिप्टिव लगेगा, और ये आपका रहेगा टेक्स्ट में, ठीक है। और लास्ट का कॉलम है तो कॉमा लगाना नहीं है आपको, उसके बाद में ब्रैकेट बंद करके आपको यहाँ पे सेमीकोलन जो है वो लगा देना है। तो आपका डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर है और डिपार्टमेंट नेम आपका टेक्स्ट है, उसके बाद में आपने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब इसके बाद में आप जो है डॉट स्कीमा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जो कीबोर्ड पे अप एरो है उसको अब मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो ये कमांड जितने भी आपने लिखे रहेंगे उनमें जो है ट्रेड कर देगा, अप डाउन आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्कीमा जो है मैं यहाँ पे डॉट स्कीमा ये कमांड रन करा रहा हूँ। तो आप देखो 2 टेबल जो है आपकी यहाँ पे, उनका आपको स्कीमा या डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपकी मिल चुकी हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, या तो आप जो है इसको लूप थ्रू कर सकते हो इस तरह से, cell.cls, ठीक है। और उसके बाद में स्कीमा यहाँ पर जो है आपको इस करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया है। अब वैसे ही हम लोग ये पहले कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। अगर आप टेबल के साथ जाते हो, ठीक है, ये तो गलत है, हाँ ये सही है। तो अगर आप टेबल के साथ जाते हो, टेबल एज अ पैरामीटर पास करते हो, तो आपको सिर्फ उस टेबल का जो है वो डिटेल्स मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। और विदाउट टेबल अगर रन करवा देते हो तो आपको सारी टेबल की डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, और अगर कोई क्रिएटेड टेबल है ऑलरेडी तो उसकी डिटेल्स आप इस तरह से जान सकते हो कि उस टेबल में उस टेबल की डेफिनेशन क्या है, किसने जो है वो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी मैंने टेबल बनाई है और डेटाबेस बनाया है और कोई भी डेटा इसमें नहीं डाला है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉम्प्ट को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ और फिर देखते हैं कि यहाँ पे जो है किस तरह के परिवर्तन हुए हैं। इसको फिर से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैं कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है रिसर्च की हैं, और इसके बाद भी आपकी रिसर्च जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होता है, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे SQLite, अगर इसको मैं देखूँ तो यहाँ पे आपके कमांड जो है परसिस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने एक बार लिखा है तो आपका कमांड जो है चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आपने डेटाबेस बनाया है उस नाम का और पहले से बना हुआ है उस लोकेशन पे, तो वही डेटाबेस आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। और अगर आपने नहीं बनाया है तो उसी नाम की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो डॉट डेटा बेसिस अगर चलाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर इस नाम का डेटाबेस नहीं होता तो क्या होता, ये क्रिएट कर देता उसको, ठीक है। अब कर देते हैं shell.cls, और उसके बाद में करते हैं हम यहाँ पे डॉट टेबल्स, ठीक है। तो डिपार्टमेंट एम्प्लॉई और उसके बाद में डॉट स्कीमास, तो सॉरी स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई है, हाँ। तो आपको टेबल के स्कीमा मिल गए यहाँ पे। अब हम लोगों को क्या करना है, अब इन टेबल में हमको जो है वो डेटा एंट्री करनी है, ठीक है, यानी कि डेटा को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए भी हम लोग जो है वो टर्मिनल का ही यूज़ करेंगे, सब कुछ हम लोग टर्मिनल से ही कर रहे हैं। तो shell.cls, अब इंसर्ट जो है बिल्कुल आसान है, कुछ उसमें जो है ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ऐसी है नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, और फिर आपको टेबल नेम लिखना है, ठीक है। तो टेबल नेम फॉर एग्जांपल हमारा है एम्प्लॉई, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मतलब आपको कॉलम वगैरह याद नहीं है, या आप मतलब कैसे याद रखो या कैसे करो, तो उसके लिए भी आपका जो है वो डॉट स्कीमा वाला कमांड काम आएगा। तो अगर आप यहाँ पे आओ इस तरह से, ये है स्कीमास और उसके बाद में एम्प्लॉई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इंसर्ट कमांड लिखोगे तो आप उसको रेफरेंस कर पाओगे। तो यहाँ पे लिखो इंसर्ट इनटू, और टेबल नेम तो आपको पता ही है क्योंकि उसी पे आपने स्कीमा जो है वो कॉल किया है।
इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, उसके बाद में वैल्यूज़ ये कीवर्ड है, और उसके बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना है, और फिर आपको जिस तरह से आपके कॉलम दिए हुए हैं उस सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यू पास करनी है और उसी टाइप की वैल्यू पास करनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी 101 हो गई, ठीक है, नाम जो एम्प्लॉय का हो गया फॉर एग्जांपल रमेश हो गया, उसके बाद में एज जो है वो 21 हो गई, ठीक है, सैलरी मान लो 100 रुपये हो गई, ठीक है, काफ़ी कम है बट कोई बात नहीं, हम लोग तो मान रहे हैं, जितनी भी देना चाहो उतनी दे दो, चलो 100 थोड़ी कम लग रही होगी तो लो, अब सही है, ठीक है, सैलरी ज़्यादा हमेशा होनी चाहिए। तो ये है आपका इस तरह से कमांड बन गया, ठीक है। तो कमांड आपका जो है वो टेबल में कॉलम के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिक कॉलम में वैल्यू एंटर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे वैल्यूज से पहले कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ता है, वो भी मैं आपको जो है वो अभी दिखा दूंगा। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप जो है वो सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, जैसे ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो वो वेट करेगा, अभी उसको लग रहा है कि आपने जो है वो वहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो, अभी आप मतलब पूरा नहीं कर पाए हो, तो सेमी कॉलन आपको लगा देना है और फिर कर देना है एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे आप यहाँ पे भूल गए, आपने एंटर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दोगे तभी भी आपका जो है ये कमांड कंप्लीट माना जाएगा। बट आपको फिर कुछ और नहीं लिखना है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी मतलब कुछ गार्बेज वैल्यू लिख दोगे तो फिर वो दिक्कत कर देगा, उसको समझ नहीं आएगा, तो वो नहीं करना है, ठीक है। अब जो है ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है, अब इंसर्ट हो गई तो सेलेक्ट चला देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है, और इसको जब आप चलाओगे तो फिर से सेमी कॉलन भूल गए हम, लगा देंगे और डेटा आपको जो यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिला 101, फिर आपको जो है एम्प्लॉय का नाम मिल गया, एज मिल गई और सैलरी मिल गई। इसी तरीके से हमको जो है मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यू, और उसके बाद उसको जो है हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू सेलेक्ट करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे शेल CLS और सेलेक्ट कमांड हमारे पास ऑलरेडी लिखा रखा है। तो अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू लेनी है, फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड इन एम्प्लॉय नेम, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉलम का नाम जो है वो पता होना चाहिए उसके लिए, और मुझे जो है कन्फ्यूजन हो गया है तो मैं इसको पहले सारा चला देता हूँ, और उसके बाद में डॉट स्कीमास SCHEMAS डॉट स्कीमास एम्प्लॉई, और उसके बाद में एंटर कर दिया। कमांड अननोन इनवैलिड आर्गुमेंट एम्प्लॉई, स्कीमा एक्चुअली नॉट स्कीमा, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो हाँ, तो ये है आपका EMP नेम। तो अभी हम सेलेक्ट में जो है आप उसके साथ में इसको ट्विक कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन एम्प्लॉय नेम, सो आपको यहाँ पे EMP नेम जो है वो टाइप कर देना है, एंड देन यू कैन पुट अ सेमी कॉलन हियर एंड हिट एंटर, तो आपको जो है वो मिल जाएगा सिर्फ एम्प्लॉय नेम। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप सेलेक्ट कमांड चला रहे हो और आप कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कैलकुलेशन में मैं अगर आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बताऊं तो अगर आप यहाँ पे अपर कमांड चला दो इसके ऊपर, ठीक है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है बट आप जान सकते हो कि मतलब मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ डेटा में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक अपर कमांड डाला है, और अपर कमांड डालने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ एंटर, सो यू विल गेट टू नो कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अपर कमांड ने क्या किया है, अपर कमांड ने इस एम्प्लॉय नेम में परिवर्तन कर दिया और इसको बना दिया अपर केस, ठीक है। ऐसे ही आप जो है वो यहाँ पर लोअर डाल सकते हो, इसको हटा के, मतलब आई डोंट नो कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बट मेरे हिसाब से करना चाहिए। और ये जितने भी फंक्शन वगैरह हैं इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो लोअर जो है आपका वो इस तरह से काम किया, उसने लोअर कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, अभी तक डेटा इंसर्ट किया, एक रो इंसर्ट करी और उसके बाद में हमने उसको सेलेक्ट करके देखा और फिर सेलेक्ट पे थोड़ा सा हमने वो किया। अब अगर आपको क्या करना है, पहले मैं फटाफट कुछ डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है और बातें करेंगे। तो इंसर्ट का कमांड कहाँ गया हमारा, ये गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 102 और यहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है, ये हो गया 22 और ये हो गया आपका, इसको मैं कर देता हूँ 9, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में दिस इज़ गोइंग टू बी 3,
ऑलराइट, तो मैंने जो है यहाँ पर 5 रिकॉर्ड की एंट्री जो है कर दी है एम्प्लॉय टेबल में। और इसके बाद अब हम लोग जो है वो यहाँ पर जब सेलेक्ट कमांड आप चलाओगे तो आपको 5 एंट्रीज मिल जाएंगी एम्प्लॉयज़ की। अब इसके बाद इसमें अगर आपको कुछ भी अपडेट करना है, अगर मान लीजिए कि कुछ चेंज करना है आपको, तो वो कैसे करते हो। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे आप टेबल क्रिएट करते हो, कैसे डेटा इंसर्ट करते हो, कैसे सेलेक्ट करते हो। अब अगला है कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं है, उसको अगर आपको करेक्ट करना है, ठीक है, तो डॉट शेल एंड देन CLS। अब अपडेट करने के लिए आप एक बार जो है सेलेक्ट चला लो और उसके बाद में हम लोग जो है डिसाइड करते हैं कि हमें क्या अपडेट करना है। तो फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है, तो आप अपडेट जो है वो कैसे करोगे, अपडेट, उसके बाद में आपको टेबल नेम डालना होता है, ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय, और उसके बाद में आपको लिखना होता है कि कौन सा कॉलम जो है वो आप जो अपडेट करना चाहते हो। तो उसके लिए आप कहते हो सेट और उसके बाद में कॉलम हेडर, ठीक है, तो कॉलम हेडर आपका क्या है, सैलरी, और यहाँ पे स्पेस रहेगा, कॉलम हेडर आपका है सैलरी, ठीक है, सेट सैलरी इक्वल टू, और आपको वैल्यू देनी पड़ेगी सैलरी की। सो फॉर एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी को अपडेट कर रहे हैं, तो ये जो है वो 90,000 से हम लोग कर देते हैं, और उसके बाद में 1 2 3 4, ठीक है, जो भी सैलरी हम दे दी। और अपडेट कमांड जब आप लगाते हो तो आपको जो है वो वेयर क्लॉज यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करोगे तो सिर्फ इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी अपडेट नहीं होगी, सबकी सैलरी अपडेट हो जाएगी, जो डेफिनेटली हम करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे जो है वो वेयर क्लॉज लगानी पड़ेगी। और वेयर क्लॉज लगाने के लिए आप हमेशा कोशिश करते हो कि आपको कुछ यूनिक जो कंडीशन है वो मिले, ताकि आप स्पेसिफिक डेटा जो आप करना चाहते हो अपडेट वो कर पाओ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है EMP ID, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 102 एंड देन सेमीकोलन। तो अभी क्या होगा कि इस एम्प्लॉय टेबल में सैलरी जो है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सेट हो जाएगी दिस मच, ठीक है। तो एंटर कर देते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो, कुछ भी मतलब आपका मिस्टेक होता है, तो आपको एरर आता है, प्लीज़ पार्स एरर, ठीक है। पार्स एरर में क्या आया है, नो सच कॉलम EMP ID, ठीक है, कोई भी कॉलम आपको EMP ID ऐसा नहीं मिला है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम स्कीमा से हेल्प ले सकते हैं, और उसमें हमको लिखना है एम्प्लॉई, और आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये EMP और साथ में मैंने एक L भी जो है यहाँ पे लगा दिया था, बाय मिस्टेक टाइप हो गया होगा, ठीक है। तो जो भी मिस्टेक है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी हमें क्या करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉलम नेम हो गया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक L है यहाँ पे। तो इसके साथ जब आप चलाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको स्कीमा देखने से आइडिया लग गया कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो उसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। जनरली हम लोग एम्प्लॉय ID को EMP ID लिखते हैं, तो वैसे ही मतलब यहाँ पे लिखा, बट स्कीमा में कुछ डिफरेंट था। तो अगर किसी और ने टेबल बनाई और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अरे ऐसे कैसे हो रहा, तो आप उसको पता कर सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो अब आपका जो है कोई एरर नहीं आया है, ठीक है। एरर नहीं आया का मतलब आपका काम जो आप कर रहे थे वो हो गया है। और उसको वैलिडेट करने के लिए अगेन विल गो एंड रन सेलेक्ट कमांड, ठीक है। तो सेलेक्ट कमांड जब चलाएंगे यहाँ पे, तो आप देखो कि ये पर्टिकुलर बंदे की जो सैलरी थी वो अपडेट हो गई है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर बंदे की सैलरी आपने जो है वो अपडेट कर दी। ऐसे ही अगर आपको डिलीट कमांड जो है वो कोई बंदा जो है कंपनी से चला गया और आपको डेटा क्लीन करना है, आप क्लीनअप का काम जो है डेटा क्लीनअप का काम कर रहे हो, तो आप कैसे जो है क्लीन करोगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको बस डिलीट कमांड लिखना है, ठीक है। तो डिलीट, और उसके बाद में आपको लिखना है फ्रॉम, और उसके बाद में लिखना है आपको टेबल नेम, ठीक है। तो जो भी आपकी टेबल है वो टेबल आपको लिख देनी है। और इस केस में हमारी जो टेबल है उसका नाम है एम्प्लॉई टेबल, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई, और इसमें भी अगर आप जो है ऐसे ही छोड़ देते हो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये क्या करेगा, विल डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल। आपकी टेबल जो है वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो अपडेट और डिलीट के केस में हम लोग जो है वेयर क्लॉज, प्रॉपर वेयर क्लॉज लेके चलते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वही हो, वेयर, और उसके बाद EMP, और ये एक्स्ट्रा L जो है वो हम लग गया तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, L लग गया मतलब क्या मतलब है इस बात का, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका
आईडी, ठीक है। तो आईडी डालना, तो फॉर एग्जांपल हम 105 को जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी आप रिमूव कर सकते हो, 102, 103 वॉटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 105 आईडी ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जो भी आपकी टेबल है उसके बाद में आपने किया एंटर, ठीक है। तो कोई एरर नहीं है, इसका मतलब कमांड जो है आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका डेटा आप देख सकते हो कि वो जो डेटा था डिलीट हुआ था वो आपका यहाँ से चला गया है, तो वो टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं कि कैसे आप जो है वो क्रिएट कर सकते हो टेबल, कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो डेटा, कैसे जो है आप डेटा को चेंज कर सकते हो डिफरेंट जो आपके कीवर्ड हैं उनके साथ में, और कैसे जो है आप डेटा अपडेट कर सकते हो, और कैसे डेटा को जो है वो डिलीट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब अगर आपको ऑल टुगेदर टेबल ही डिलीट करनी है, ठीक है, तो डेटा डिलीट करने में और टेबल डिलीट करने में डिफरेंस होता है। डेटा जब आप डिलीट करते हो तो टेबल आपकी प्रॉपर रहती है डेटाबेस में, जिसमें आप जिस टेबल में जाके आप डेटा फिर से इंसर्ट कर सकते हो। बट अगर आप टेबल ही डिलीट कर देते हो, ठीक है, तो क्या होता है, टेबल ही डिलीट हो जाती है। और टेबल डिलीट करने के लिए हम लोग जो कमांड यूज़ करते हैं उसका नाम होता है ड्रॉप टेबल, ठीक है। जो डिलीट कमांड होता है वो टेबल का डेटा डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, जो ड्रॉप कमांड होता है वो टेबल को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम अभी देखें डॉट टेबल्स, ठीक है, तो हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है और एम्प्लॉय टेबल है। तो फॉर एग्जांपल हम डिपार्टमेंट टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, तो ड्रॉप टेबल और उसके बाद में डिपार्टमेंट और सेमीकोलन और एंटर, ठीक है। तो कोई एरर नहीं है, इसका मतलब जो है ड्रॉप हो गया है। फिर हम टेबल्स का कमांड चलाएंगे यहाँ पे, तो अब आपके पास सिर्फ एम्प्लॉय की टेबल बची है। आपकी जो टेबल थी डिपार्टमेंट वाली वो ड्रॉप हो गई, और ड्रॉप करने से पहले आपको ध्यान रखना है जो ड्रॉप करना उसको ड्रॉप करो। अगर ड्रॉप कर दिया तो गया, अब वो टेबल हमको फिर से बनानी पड़ेगी, ठीक है। जब भी आप उसका यूज़ करोगे तो वो टेबल आपको फिर से बनानी पड़ेगी, तो इसलिए जो है आपको ड्रॉप कमांड ठीक से यूज़ करना है। अब ड्रॉप कमांड के साथ आप ड्रॉप डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सेम फैशन में यूज़ होता है। ड्रॉप टेबल की जगह पे डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। अभी मैं ड्रॉप डेटाबेस आपको इंप्लीमेंट करके चला के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर ड्रॉप हो जाएगा, फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको आइडिया पता चल गया ना कैसे कि ड्रॉप यहाँ पे टेबल की जगह डेटाबेस, और यहाँ पे इस टेबल के नाम की जगह डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉप डेटाबेस और उसके बाद में कंपनी, ठीक है, ख़त्म कहानी। तो क्योंकि company.db आपका फाइल नेम है और कंपनी आपका जो है वो डेटाबेस नेम है, तो उसको आप जो है वो ड्रॉप कर दोगे तो डेटाबेस आपका ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद में एक और जो चीज़ है यहाँ पर उसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है आपका टेबल में, इसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है CSV में तो आप बहुत ही ईजिली कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो .cell.cls, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओ, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, जो भी डेटा आपका है कहाँ एक्सपोर्ट करना है, उसको आपको करना है CSV में, ठीक है। तो सबसे पहले एक कमांड है आपका डॉट हेडर, ठीक है। डॉट हेडर, इसको क्या करो आप कर दो ऑन। तो हेडर ऑन का मतलब है कि जो आपके टेबल के हेडर हैं वो आपके एक्सेल पे प्रिंट होके आएंगे, ठीक है, जो कि हमको चाहिए है। तो डॉट हेडर ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद में डॉट मोड और फिर यहाँ पे लिखो CSV, ठीक है। अभी यहाँ पे डॉट मोड CSV लिख रहे हैं, अभी आप डॉट मोड एक्सेल लिखोगे तो चलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको जो मोड यहाँ पे प्री बिल्ट होके आए हैं वो तो मिलते हैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स, बट अगर आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए फिर आपको कोड लिखना पड़ता है। तो अभी अगर आप ये ट्राई करोगे कि डॉट मोड एक्सेल कर दें या फिर मोड टेक्स्ट कर दें तो चल जाएगा, तो वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि वो मोड अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल है तो आपको जो है वो उसके लिए प्रॉपर कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे CSV जो है आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तो हम लोग ये टेस्ट करते हैं। तो मोड मैंने क्या किया, CSV कर दिया यहाँ पे। उसके बाद में इसका जो हम मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमको लिखना है कि एक बार आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको तो डॉट वंस, ठीक है। मल्टीपल टाइम करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग ऑप्शन है, और उसके बाद में आपको वो पाथ देना है कि आप इसको कहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये पाथ हमारे केस में ये वाला पाथ रहेगा, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक चीज़, ठीक है, और वो ध्यान अभी हम लोग करेंगे। अब पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं फिर ध्यान करते हैं। तो ये बंस लिख दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर SQLite export डॉट CSV, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन और एंटर कर दिया, ठीक। तो क्या हुआ कि आपकी जो फाइल बन के आई है, ठीक है, वो इस तरह से बन के आ गई है।
और उसके बाद में आपको क्या करना है, अभी सिर्फ फाइल बनी है, इसमें डेटा नहीं है, ठीक है, सिंपल सी फाइल बनी है, कुछ भी इसमें नहीं है, डेटा नहीं है। तो डेटा कहाँ से लाएंगे? अब जो भी डेटा आपको चाहिए है वो आप यहाँ पे कमांड प्रोवाइड करवा दो। अब ये कमांड आपका सिंपल सिलेक्ट कमांड भी हो सकता है और मल्टीपल टेबल्स के साथ ज्वाइन वाला सिलेक्ट कमांड भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान कर लो, एम्प्लॉई, ठीक है। और उसके बाद में इसको रन करवा देंगे। नो सच टेबल फाउंड, EMPL गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद में चला दिया आपने, तो ये जो डेटा है आपका वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, .csv को एक बार ओपन करके देखते हैं। ये तो कैसा काम कर रहा है, SQLite export.csv, ठीक तो है, तो क्या दिक्कत है भाई? और कोई डेटा भी इसमें नहीं आया, कोई बात नहीं। ये वंस अपॉन अ टाइम सेलेक्ट स्टार, ओ देखो गड़बड़ हो गया क्या ना, ये जो आपके बंस जो डॉट वाले कमांड है ना, इनके साथ सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक है। और यहीं पे जो है वो गड़बड़ हो गया है, तो इसको मैं कर देता हूँ ऐसा ऐसा, ठीक है। अब इस बार मैं यहाँ पे डॉट सेल, अब ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट नोट कर लो, जो वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो इसलिए गड़बड़ हो गया, क्योंकि उसको लगता है कि ये प्रक्रिया जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई है और डेटा सेलेक्ट करके दे दो नीचे, ठीक है। तो सेमीकोलन का मतलब टर्मिनेट कर दिया उसने यहीं पे, इसको पर टर्मिनेट नहीं करना था, ये डेटा जो इस फाइल के अंदर जाना था। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं cell.cls और फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट हेडर ऑन, ठीक है। ये एक मतलब एक लाइन से हो रहा है सब कुछ, तो डॉट हेडर जो है वो आपका ऑन हो गया है, डॉट मोड जो है वो आपका CSB हो गया है, और उसके बाद में डॉट बंस जो है वो आपका है, अभी भी पाथ हाँ है तो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ले लेते हैं ABC.CSV, ठीक है, सिंपल रख देते हैं थोड़ा सा, और अभी सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। और उसके बाद में देखो फाइल बन के आ गई बढ़िया सी मस्त, पहले जो है गड़बड़ बन गया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और उसके बाद में EMPLO/EE, अभी खाली फाइल बन के आई है। अभी डेटा जो है फाइल में चला जाएगा, फिर से देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा हो जाए तो दिक्कत है। तो जो आपके डॉट वाले कमांड है उनके साथ में आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, और जो विदाउट डॉट वाले कमांड है वहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। तो अब आप यहाँ पे देखो इसको इस तरह से, ठीक है। तो अभी ये फाइल का जो नाम आया है ना, इसने मेरा यूज़र नेम और सब दुनिया का वाला बहुत कुछ पकड़ लिया है, तो उसको जो है कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो आपके हेडर वगैरह सब कुछ आ गए हैं यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है। अब ये नाम जो है, इसने जो मैंने नाम दिया था वो तो इसने लिया नहीं, इसने पूरा सब पता नहीं क्या कर डाला। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो स्लैश लगे हैं ना इस तरह से, ये फॉरवर्ड लगे हैं ना, इनको बैकवर्ड कर दो, ठीक है। तो फिर से हम लोग जो है वो शुरू से शुरू करेंगे एक बार समझने के लिए। हेडर ऑन, ठीक है, उसके बाद में मोड CSV, और फिर बंस जो है आपका, इसमें आपको क्या करना है, इस बार स्लैसेस ये इनको ऐसे कर देना है, ठीक है। ये बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड है वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बट जैसा मैंने कॉपी किया था उनको मैं अपोजिट कर दे रहा हूँ, आप ये समझ लो। आई थिंक पहले जो लगा था वो बैकवर्ड था, अभी ये वाला फॉरवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं लगाना क्योंकि डॉट कमांड है, एंटर कर दिया। अब आपकी फ़ाइल प्रॉपर बन के आई है ABC.CSV के नाम से, तो अगर कुछ गड़बड़ ऐसा हो तो आप ये देख लेना। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है, और सेमीकोलन और एंटर। और अब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको जो है वो डेटा यहाँ पे मिलेगा, और इसमें कम डेटा है तो ये फटाक से हो गया, ज़्यादा डेटा आपके पास होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। और ये आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनलिटी है आपकी इस SQLite की, SQLite की जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हो डेटा को एक्सपोर्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की चीज़ें जो है वो हम लोग समझते हैं इसमें कि अभी हमें आगे क्या करना है। ऑलराइट, तो हम लोग अब अल्टर कमांड की बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है कोई टेबल ऐसी है जिसमें
कुछ चेंजेस करने हैं, हमको टेबल के नाम में चेंजेस करने हैं या फिर कॉलम ऐड करना है, इस तरह के कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर कमांड कैसे यूज़ करते हैं इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं कि अगर हमें टेबल का जो नाम चेंज करना है वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, .shell.cls, इसको मैं चला देता हूँ, सब क्लियर हो गया है। उसके बाद में .tables, हमें टेबल मिल जाएंगी। अब ये टेबल है एम्प्लॉई, ठीक है, लेकिन ये टेबल क्या है, इस टेबल में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा रहेगा, तो इसको जो है हम लोग प्लूरल कर देते हैं, इसमें एक एस ऐड कर देते हैं। तो इसको रीनेम करने के लिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल और उसके बाद में लिखेंगे टेबल का जो एग्जिस्टिंग नाम है अभी, ठीक है, तो उसका नाम है एम्प्लॉई, ठीक है। और उसके बाद में आपको लिखना है, चाहे तो आप एक लाइन में लिख दो और चाहे तो आप एंटर करके दूसरी लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप लिखो रीनेम फिर टू और उसके बाद में फिर यहाँ पे EMPLOYEES, ठीक है, ये एक ही लाइन में हो गया इस तरह से। तो ऐसे भी कर सकते हो, और जैसे अभी तक हम लोग करते हैं कि एंटर मार के फिर आप जो है अगली लाइन में लिख दो, फिर सेमीकोलन लगा दो, तो वैसे भी कर सकते हो। तो इसको मैं जो है चला देता हूँ यहाँ पे, तो अब चल गया है प्रॉपर। अब आप करोगे .tables और फिर आपका एम्प्लॉयज़ हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा था मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये है आपका, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगाता हूँ। ऑल्टर टेबल और टेबल नेम हमारा एम्प्लॉयज़ हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ एंटर और यहाँ पे लिख देता हूँ रीनेम टू EMPLOYEE, ठीक है, फिर से वापस कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया और चला दिया, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हो, और जैसे पहले किया था एक लाइन में वैसे भी कर सकते हो, मतलब आपको देख लेना है, ठीक है। और इसको अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लो .tables, तो एम्प्लॉई फिर से हमारा एम्प्लॉई था, फिर ऑल्टर करके एम्प्लॉयज हुआ, उसके बाद फिर से एम्प्लॉई हो गया, अब फिर से ऑल्टर करके एम्प्लॉयज कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन में है, मल्टीपल लाइन में भी आप कर सकते हो। तो अब आपका हो गया एम्प्लॉयज़ .tables और ये हो गया आपका एम्प्लॉय, जिसको मैं यहाँ पे जो है वो .shell.cls कर दिया मैंने, ठीक है। अब मान लो कि कोई कॉलम जो है वो आपको ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग जो है वो स्कीमा देख लेते हैं, ठीक है, SCHEMA, और उसके बाद में एक ही टेबल है तो एंटर कर देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर हमें रिलेशन जो है वो क्रिएट करना दो टेबल के बीच में, तो कुछ कॉमन हमारे पास कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट ID का कॉलम जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ID का कॉलम ऐड कर देंगे कि कौन सा एम्प्लॉय जो है कौन सी डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा ऐड करने के लिए, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल, ठीक है, ALTER ऑल्टर टेबल, और उसके बाद में आपको क्या करना है, टेबल का नाम देना है, और जो कि अब आपका चेंज होके एम्प्लॉयज़ हो चुका है, EMPLOYEES, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़। और उसके बाद में आपका है ऐड कॉलम, और उसके बाद में कॉलम नेम, ठीक है, कॉलम नेम आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट ID, ठीक है। और उसके बाद में आपको देना है इसका डेटा टाइप और फिर लगा देना है सेमीकोलन, ठीक है। ये सिंगल लाइन में भी कर सकते हो आप और मल्टीपल लाइन में कर सकते हो। मल्टीपल लाइन में करना है तो सेमीकोलन लास्ट में लगाओ, एंटर कर दो उससे पहले, ठीक है। तो कमांड को ब्रेक करके जो है आप कर सकते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ एंटर, और अगर कोई एरर नहीं आई तो इसका मतलब है कि आपका काम हो गया है। और .schemas, अब देखो आपको यहाँ पे जो है वो डिपार्टमेंट ID का कॉलम यहाँ मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। और अब आप अगर करो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, सेमीकोलन बोल गए, तो आपका जो डेटा है वो आ गया है। लेकिन अभी जो है आपकी एम्प्लॉय ID, सॉरी डिपार्टमेंट ID में आपका जो है वो 000 आ रहा है, नहीं 0 नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो है कोई वैल्यू नहीं आ रही आपकी, तो वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अभी हमने इसको एंटर किया था तो कोई वैल्यू नहीं दी थी, तो इसमें जो है जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, नल होता है, तो वहाँ पे जो है नल है। अब जब आप डिपार्टमेंट ID यहाँ पे दोगे तो वो डिपार्टमेंट ID आपकी अपडेट हो जाएगी। और ये जो है गुड एग्जांपल है कि कैसे आप सिंगल कॉलम जो है उसको अपडेट कर सकते हो या सिंगल कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है कॉलम दे देना है
तो अभी क्या था, पहले जब हमने इंसर्ट किया था तो सिर्फ सीधा वैल्यूज लिख दिया था और उसके बाद में सारी वैल्यू दे दी थी। लेकिन इस केस में हमको क्या करना है, इस केस में हमको सारी वैल्यूज़ नहीं देनी है, इस केस में हमको सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी जो है वो देना है। तो डिपार्टमेंट आईडी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका हो गया 1001, ठीक है। और इसको आप सेमीकोलन लगा के यहाँ पे एंटर कर दो। तो क्या कह रहा है पार्सर, द टेबल एम्प्लॉयज़ हैज़ नो कॉलम। अरे भाई ये आज एल का क्या चक्कर है, यहाँ पे फालतू में एल आ गया, क्या चक्कर चल रहा है। ठीक है चलो, टाइपो बहुत हो रहे हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे हो गया आपका, इसको कर दिया तो हो गया। ठीक, अगर एरर आती है तो एरर को एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करोगे इसको, ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट आईडी आपकी जो है वो आ गई है 1001, सॉरी इंसर्ट जो है वो नई रो इंसर्ट कर दी इसने। ठीक है, ये भी एक समझने वाली बात हो गई है कि अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे इंसर्ट चलाया है, ठीक है। जबकि मुझे टेक्निकली अगर यहाँ पे कुछ करना है, जो एग्जिस्टिंग रोज़ हैं वहाँ पे अगर मुझे कुछ करना है तो उसके लिए मुझे अपडेट चलाना पड़ेगा। बट मैंने यहाँ पे इंसर्ट चलाया है, तो उसने क्या किया कि डिपार्टमेंट आईडी में तो वैल्यू डाल दिया है, बाकी सबको उसने नल छोड़ दिया है। ठीक है, और चूंकि हम लोगों ने जब टेबल क्रिएट की थी तो वहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं लगाया था, नॉट नल का या किसी भी तरह का, तो उसने यहाँ पे सब में नल नल डाल दिया और इसमें दे दी है एम्प्लॉई डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम करते हैं यहाँ पे डॉट शेल डॉट CLS और उसके बाद में करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और फिर से यहाँ पे ओ नहीं दिया है मैंने। ठीक है, और ये सेमीकोलन और एंटर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, पहले तो जो है इसमें इसको पूरा कर देते हैं पाँचवें एम्प्लॉय को। तो इसमें लिखते हैं अपडेट, ठीक है, और उसके बाद में एम्प्लॉयज़, और मैं मतलब मिक्स एंड मैच करके भी लिख रहा हूँ। कभी मैंने जो है वो अपर केस में कमांड लिखे हैं, कभी लोअर केस में लिखे हैं, कभी मिक्स एंड मैच लिखे हैं, तो केस सेंसिटिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको जो है समझ सकते हो। तो अपडेट एम्प्लॉयज़ सेट, ठीक है। अब क्या क्या हमें सेट करना है, मल्टीपल वैल्यू सेट करनी है, तो हम लोग जो है इसको लेके आते हैं यहाँ पे से सेट करते हैं सबसे पहले EMPL, यहाँ पे L है तो वो लिखना पड़ेगा हमें ID, ठीक है, इक्वल टू, और ID देते हैं 105, ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एंटर करेंगे और उसके बाद में लिखेंगे हम EMP नेम, ये आपका टेक्स्ट टाइप का है, तो यहाँ पे संतोष का नाम था तो लिख देते हैं संतोष, और उसके बाद में एक कॉमा लगा के, मतलब ये एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, ज़रूरी एंटर करना ज़रूरी नहीं है, तो चलो यहाँ पे एक ही लाइन में लिख लेते हैं। और उसके बाद में हमारे पास क्या है, एज है, तो एज जो है एक स्पेस दे देते हैं, एज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं 27, कॉमा सैलरी इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट काफ़ी है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे कॉमा लगा के, सॉरी वेयर क्लास भी तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंटर कर दो और फिर लगाओ वेयर, और अभी हमारे पास जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे DPT, देखो फिर वो गड़बड़ हो रहा था, DPT और उसके बाद में ID, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ID, यस डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1001, और अब आप यहाँ पे जो है वो सेमीकोलन लगा के एंटर कर दो, तो सब कुछ आपका जो है वो सही हो गया। तो सिंटैक्स अगर आप जो है ध्यान से करेक्ट लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी और काम आपका जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम सेलेक्ट चलाएंगे और आपका जो ये वाला रो था वो फुल हो गया है। अब यहाँ पर आपको जो है अपडेट चलाना है सिंगल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इसका जो अपडेट कमांड है उसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे, हाँ ठीक है। तो ये हमारा अपडेट है। उसके बाद में सेट डिपार्टमेंट ID, ठीक है, तो DEPT ID डिपार्टमेंट ID, तो ये 1001
1002 कर देते हैं इसको, ठीक है। सेट डिपार्टमेंट ID 1002 वेयर, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। वेयर EMPL ID, ठीक है। EMPL क्यों है तो अब तक आप समझ ही गए होगे, क्योंकि टाइप होता तो हो गया तो हो गया। अब इसमें यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर और उसके बाद में चला दिया, ठीक है। फिर से सिलेक्ट चला लेते हैं तो आपका डिपार्टमेंट ID जो है वो 102 के लिए आ गया। 101 के लिए मैंने नहीं किया है तो 101 के लिए भी कर लेते हैं। 101 के लिए आप यहाँ पे लिख दो फिर से 1, ठीक है। दोनों बंदे जो हैं वो, ये जो लास्ट वाला बंदा है और ये जो फर्स्ट वाला बंदा है सेम डिपार्टमेंट में है, तो ये यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद .shell.cls और उसके बाद में फिर से सेलेक्ट चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो 2 बंदे यहाँ पे बचे हैं इनमें से कर देते हैं अपडेट 103 को, ठीक है। 103 को अपडेट कर देते हैं। इसको एक नया डिपार्टमेंट दे देते हैं, दिस इज़ डिपार्टमेंट 3, ठीक है। डिपार्टमेंट टेबल अभी हमें बनाना ही है, ठीक है। और उसके बाद में जो एक बंदा बच जाता है हु इज़ 104 को डिपार्टमेंट 2 में डाल देते हैं, ठीक है। 104 इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2, तो ये जो है डिपार्टमेंट 2 का पार्ट हो गया है। और इसके बाद में आप कर लो सेलेक्ट, तो सारे बंदों को जो है वो डिपार्टमेंट मिल गया। इस तरह से हमने क्या किया कि टेबल को रीनेम किया और उसके बाद में कॉलम जो है उसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर आपको करना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आप क्या लिखोगे, ऑल्टर टेबल और उसके बाद में आपका टेबल नेम रहेगा, ठीक है। ऑल्टर टेबल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। उसके बाद में रहेगा आपका ड्रॉप कॉलम और कॉलम नेम और सेमीकोलन लगा के आप एंटर कर देना तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं कोई कॉलम अभी डिलीट नहीं कर रहा हूँ, बट इस तरह से आप कॉलम डिलीट कर सकते हो। उसके लिए आप जो है अल्टर टेबल करते हो और ड्रॉप कॉलम कमांड यूज़ करते हो, तो ये आप जो है ट्राई कर सकते हो। अगर मैं ड्रॉप कर दूँगा कमांड तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा, फिर टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो ड्रॉप कर सकते हो कॉलम को। और इसके बाद अब हमारे पास जो है एक टेबल ये वाली रेडी हो गई है। अब मैं एक डिपार्टमेंट की टेबल जो है रेडी कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो है वो जॉइंस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे रिलेशन जो है वो बना सकते हैं। तो पहले मैं एक जो है टेबल रेडी कर लेता हूँ डिपार्टमेंट की, फिर हम लोग वापस आते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है डिपार्टमेंट की टेबल जो है वो बनाई है और उसमें मैंने कुछ डेटा भी इंसर्ट कर लिया है। तो अब हम लोग जो है एक बार टेबल्स को चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 टेबल हो गई हैं, ठीक है। एक डिपार्टमेंट की है और एक है हमारे पास एम्प्लॉय की। और अगर आपको स्कीमा देखना है तो आप यहाँ पे स्कीमा क्लिक के देख सकते हो। तो डिपार्टमेंट में मैंने मतलब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट ID है, डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। और अगर हम सेलेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट से, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, तो 3 डिपार्टमेंट हमने ऐड किए, 3 ही हमारे पास हैं। एक 101 है, 1001 है, 1002 है, 1003 है। तो IT ऑप्स और HR, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ज्वाइन हम लोग डेटा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे .shell.cls, ठीक है। तो सिंपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है डिफरेंट जो हमारे पास ज्वाइन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपका इनर ज्वाइन हो गया या फिर आपका जो है वो लेफ़्ट ज्वाइन हो गया, राइट ज्वाइन हो गया, वो उस तरह से आप जो है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, हमें लिख देते हैं, ये हो गया आपका ये पहला टेबल, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे रख सकते हो, चाहे तो आप इसको जो है नाम भी दे सकते हो, इसको बोलते हैं एलियास, ठीक है। और कॉलम में एलियास कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। पर ये जो है आपका एम्प्लॉय ई हो गया, ठीक है। अगर आप एलियास नहीं देते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एंटर कर देना है यहाँ पे आपको। उसके बाद में इनर ज्वाइन और उसका दूसरी टेबल आपको बतानी है, ठीक है, जो कि आपकी है डिपार्टमेंट और इसका नाम रख देते हैं हम D, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में आपको कंडीशन बतानी होती है, तो आपकी जाती है ऑन में, ठीक है, ऑन। और उसके बाद में आपका E.DEPT ID इक्वल टू D.Department ID, तो D.DPT ID, ठीक है। अब यहाँ तक आपका जो है वो ज्वाइन लग गया। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों टेबल में जो मैचिंग डेटा होगा वो आपका
पुल होके आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको फ़िल्टर करना है तो आप इसमें जो है वेयर और ग्रुप बाई और उसके बाद में ऑर्डर बाई वो सब लगा सकते हो, बट अभी के लिए हम सिर्फ जो है ज्वाइन लगा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको कर देते हैं एंटर, ठीक है। तो इसको जो है एम्प्लॉय की टेबल नहीं मिली क्योंकि हमने उसका नाम बदल दिया था, एम्प्लॉयज़ कर दिया था। तो हम लोगों को जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। सेलेक्ट दिस एंड हाँ, इनर ज्वाइन डी, और जो ऊपर हमारी टेबल है उसका नाम हमें चेंज करना था। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, इसको हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले आते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़ करते हैं इसको, एम्प्लॉयज़ ई, उसके बाद में हमारा है इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी, और सेमीकोलन लग गया तो उसने पूरा डेटा दे दिया, ठीक है, इस तरह से ही। पर उसने जो है ऑटो रेफरेंस कर लिया है कि हम कहाँ पे लगा रहे हैं। तो एक बार जो है फिर से करते हैं इसको, डॉट सेल डॉट CLS में भी जो जिस तरह का डेटा आ रहा है उस तरह से तो ये क्रॉस जॉइन जैसा लग रहा है, बट हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इनर सबसे पहले रहेगा हमारा, हाँ ये हो गया एम्प्लॉयज़, करेक्ट, एम्प्लॉयज़। उसके बाद में इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट और सेमीकोलन जो है वो नहीं लगाना है, और फिर लिखना है यहाँ पे ऑन वाला कंडीशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों टेबल में जो मैचिंग डेटा होता है वो आपका सेलेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको जब देखोगे तो इस तरह से, तो वो जो पहले जो रिजल्ट सेट आया था, देखा था आपने कितना बड़ा था, तो वो इस वजह से ज़्यादा था क्योंकि वो क्रॉस ज्वाइन की तरह रिएक्ट कर रहा था इस कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो सारा का सारा डेटा दोनों टेबल से जो है आपका वो आ गया था। तो यहाँ पर क्या है, दोनों टेबल से आपका मैचिंग रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। अब अगर आपको जैसे चाहिए किसी स्पेसिफिक टेबल से कुछ डेटा चाहिए है, तो आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक सिलेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक सिलेक्शन से मेरा मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे आते हैं और आप यहाँ पे बोल सकते हो ई डॉट और उसके बाद में EMP नेम, ठीक है, कॉमा डी डॉट और उसके बाद में DEPT नेम। तो क्या होगा कि आपको जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम और उसका डिपार्टमेंट मिल जाएगा एक साथ, ठीक है। और ये जो टेबल का नाम था उसमें फिर S लगाना था, वो गड़बड़ हो गया है, तो इससे बाहर निकलते हैं और यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे एंटर कर देते हैं और इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी, ठीक है, इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट डी, और उसके बाद में आपकी ऑन वाली कंडीशन जाएगी। हाँ, तो अभी क्या होगा, आपको सिर्फ एम्प्लॉय नेम और उनका डिपार्टमेंट जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एम्प्लॉय का नेम और उसका डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट ज्वाइन जो है लगा सकते हैं और राइट ज्वाइन लगा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जहाँ पर आपका इनर ज्वाइन है वो आपका जो है क्या हो जाएगा, लेफ़्ट ज्वाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसमें क्या होता है कि लेफ़्ट टेबल का आपका सारा डेटा आता है और राइट से आता है आपका मैचिंग। इनर में क्या होता है, दोनों में से मैचिंग आता है, और लेफ़्ट में लेफ़्ट का सारा, राइट का मैचिंग, राइट में राइट का सारा और लेफ़्ट का मैचिंग, ठीक है। तो लेफ़्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन जो है आप ट्राई कर सकते हो कि कैसे इस पे लगाते हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कंसर्न रहे तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हो कि आपको मतलब इस तरह से कुछ चैलेंज आया। तो लेफ़्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन जो है मैं आपको ट्राई आउट करने के लिए छोड़ देता हूँ। और अभी हम लोगों ने जो है टेबल एलियासिंग की बात करी थी, तो टेबल एलियासिंग के साथ साथ हम लोग कॉलम एलियासिंग की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे कि कॉलम को आप कैसे एलियास कर सकते हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे shell डॉट CLS, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOYEES एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो आपका डेटा यहाँ पे आ गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा कॉलम है, ये इसमें थोड़ा सा जो है टाइपो हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एक एक्स्ट्रा एल आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि ये आउटपुट में ना दिखे तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उसको हम अचीव कर सकते हैं सेलेक्ट, और फिर हमको लिखना पड़ेगा EMPLID, और फिर आपको लिखना पड़ेगा एज, और फिर यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा इस तरह से EMPID, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के आप लिख सकते हो यहाँ पे स्टार, या आप सारे कॉलम नेम में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है।
एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉई आईडी जो इसकी मतलब गलत स्पेलिंग वाला जो एम्प्लॉय आईडी है उसको सही स्पेलिंग के साथ रिप्लेस कर देगा, और इसको बोलते हैं हम कॉलम एलियासिंग। ये टेबल में जो गलत स्पेलिंग है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी, लेकिन आपके आउटपुट में जो है वो चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे बेशक आप जो है सारे कॉलम टाइप कर सकते हो कॉमा लगा के, मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया है। अब एंटर जब आप करोगे तो अब देखो पहला जो आपका रिजल्ट सेट आया था उसमें आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एल दिख रहा है, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। वो किसकी वजह से है, वो कॉलम एलियासिंग की वजह से है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, डेटाबेस में कॉलम नेमिंग का कन्वेंशन अलग होता है, बट यूज़र के लिए हमको जो है वो यूज़र फ्रेंडली नाम देना होता है। तो आप यहाँ पर जो है वो इस तरह से कॉलम एलियासिंग जो है प्रोग्रामिंग में कर देते हो, तो आपका टेबल में जो कॉलम है वो कंसिस्टेंट रहता है और जो एंड यूज़र है उसको कुछ और दिखता है। तो आप इस तरह से कॉलम एलियासिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो किसी भी कॉलम की कर सकते हो। जब हमने ज्वाइन लगाया था अभी इनर ज्वाइन, तो हमने क्या किया था, टेबल एलियासिंग किया था, ठीक है। वहाँ पे हमने एज कीवर्ड यूज़ नहीं किया था। यहाँ पर भी अगर आप ना चाहो तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एज कीवर्ड यूज़ करो, बट यहाँ पर जब एज कीवर्ड रहता है तो आपकी रीडेबिलिटी जो है वो बेहतर रहती है, कि आप जो है वो बेहतर उस तरीके से उसको पढ़ पाते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐसे चलाओगे तो ये सही से काम करेगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है, ठीक है। बट ज्वाइन में समझ में आता है कि हमारे पास टेबल का नाम है और उसके बाद वो टेबल का एलियास है। वहाँ पर भी आप एज लगा सकते हो, और अगर आप लगाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो है यहाँ पे इस तरह से अगर आप एज नहीं लगाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही, और जो देखेगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। वहाँ पे एक बार को समझ में, जो चीज़ प्रैक्टिस में होती है ना वो समझ में आती है। तो जो टेबल एलियासिंग है वो विदाउट एज ही प्रैक्टिस में है, अधिकतर लोग वैसे ही करते हैं, बट वहाँ पे अगर आप एज लगाओगे तो बेहतर रीडेबिलिटी मिलेगी। बट यहाँ पे तो आपको लगाना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या मतलब समझ नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो बहुत जल्दी क्लिक नहीं करेगा ये, अगर एज रहेगा तो जल्दी क्लिक करेगा। तो इस तरह से आप कॉलम एलियासिंग जो है वो कर सकते हो। अब हम यहाँ पर जो है वो फिर से shell.cls चला देते हैं। ये कमांड थोड़ा गड़बड़ हो गया है, फिर से कमांड काफ़ी गड़बड़ हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, होता है ऐसा। अब हम लोग जो है क्या करते हैं, इनके कुछ जो बिल्ट इन फंक्शन हैं यहाँ पे इसमें आपके SQLite में, उनको देख लेते हैं कि आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट अगर आपको करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट को हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि कॉन्कैटिनेशन कैसे काम करता है यहाँ पर। तो लेट्स से कि हमारे पास ये टेबल है सेलेक्ट, और उसके बाद में लिखते हैं हम मे बी एम्प्लॉय आईडी को हमको जो है कॉन्कैटिनेट करना है नेम के साथ, ठीक है, या फिर कुछ भी करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे मे बी मैं लिख देता हूँ चैनल का नाम SATYARDH, और उसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और चूँकि स्ट्रिंग है तो मुझे इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ हब। तो इसको अगर मुझे कॉन्कैटिनेट करना है तो कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे, अरे एक्चुअली मैंने जो है गलत बटन प्रेस कर दिया तो वो चला गया। तो कोई बात नहीं, हम फिर से लिख लेंगे सेलेक्ट, ऑल राइट। और उसके बाद में अगर आपको कॉन्कैटिनेट करना है तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप जो है वो डबल पाइप सिंबल लगाते हो, ठीक है। उसके बाद में अदर जो आपका स्ट्रिंग है जिसको कॉन्कैटिनेट करना है वो लिखते हो आप, और फिर आप जो है यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल कॉन्कैटिनेशन करना है तो फिर से आप पाइप लगाओगे, डबल पाइप, और उसके बाद में आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो ये जब आप चलाओगे इस तरह से, और जब आप एंटर करोगे तो आपको जो है देखो कॉन्कैटिनेट होके पूरा का पूरा आपको यहाँ पे जो है वो डेटा मिल जाता है, कि इस तरह से आप जो है वो डेटा को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो SQLite में। तो ये तो जैसे कि हमारे पास स्टैटिक डेटा था। अगर आपकी टेबल से भी कुछ डेटा आता है तो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं EMP ID और EMP नेम को, ठीक है, तो हम करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद में EMP LID, और उसके बाद में आपको यहाँ पे लगाना है पाइप, और फिर आपको लगाना है EMP और नेम और फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है। और
थोड़ा सा इसको बेहतर कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं एक स्पेस, ठीक है, ये स्पेस ऐड कर दिया और फिर से यहाँ पे 2 पाइप लगा दिया। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस सिंबल यूज नहीं हो रहा है, पाइप यूज हो रहा है, ठीक है, वो भी डबल पाइप। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस डाला हुआ है। अब इसके बाद में मैं इसको जो है चलाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे किस तरह से जो है यहाँ पे कॉन्कैटिनेट होकर वैल्यू आ गई है आपकी ये 101 और इसके साथ में एक स्पेस भी आ गया। अगर आप यहाँ से स्पेस हटा दोगे और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दोगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। या आप वहाँ पे कुछ भी जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका अंडरस्कोर जो है वो लग गया। ये आपका जो है सिंपल एक आपको इसको प्रीव्यू बोल सकते हैं, प्रीव्यू दिखाता है कि आपका किस तरह से आ रहा है और फिर आपका एक्चुअल डेटा यहाँ पे जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको जो है यहाँ पे अपर केस लोअर केस जो करना है या फिर आपको लेंथ निकालनी है तो वो सारे स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ पे, जैसे कि आपको निकालना है लेंथ, ठीक है, तो सेलेक्ट और उसके बाद में LENGDH लेंथ और उसके बाद में आप लिखो EMP नेम कर देते हैं, EMP और नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज़ टेबल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको जो है लेंथ निकाल के दे देगा। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, देख लेते हैं इसको हम लोग। तो ये स्पेलिंग जो है गलत हो गई है, काफ़ी गलती हो रही है स्पेलिंग में, तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग जो है वो सही कर लेते हैं। TH उल्टा हो गया है, वेल TH, ठीक है ना, अभी सही है। तो ये आपका जो है किस नाम की कितनी लेंथ है, यानी कितने कैरेक्टर्स में गिन के देख सकते हो आप। यहाँ पे 2 2 4 2 6 आपको मिल गया, यहाँ पे 7 हैं, ठीक है, लास्ट में। तो आपके कहाँ पे 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट। तो मतलब ऑब्वियसली करेक्ट ही होगा। काउंट डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। तो सेलेक्ट, उसके बाद में काउंट और उसके बाद में EMP नेम फ्रॉम EMPLOYEES एम्प्लॉइज़, ठीक है। तो ये जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका काउंट होता है। कितने हमारे पास एम्प्लॉय हैं, हमारे पास हैं 5 एम्प्लॉय, तो 3 और 2 5। तो इस तरह से जो ये बिल्ट इन फंक्शन है इनको आप यूज़ कर सकते हो, मैक्स निकाल सकते हो, मिन निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको लिखना है यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है, तो आपको मैक्स सैलरी मिल जाएगी। मैक्स की जगह पे आप मिन कर दोगे तो आपको मिन सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम सैलरी मिल जाएगी, मैक्सिमम सैलरी मिल जाएगी। इस तरह से आपको जो है बहुत सारे आपको फंक्शन बिल्ट इन मिल जाते हैं जिनके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो था एक इंट्रोडक्शन था आपका SQLite का, कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, क्या इसके जो बेनिफिट होते हैं, क्या इसका बेसिक प्रोसीजर होता है, कैसे कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद SQLite यूज़ करने का कॉन्फिडेंस जो है वो ज़रूर आ जाएगा। और आप अगर आपको लगता है कि आपको इसको रिपीट करना है तो आप एक बार इसको रिपीट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती, ख़त्म नहीं होती है। आपको जो है वो पढ़ना है और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और इसको जो कमांड लाइन से मे भी लग सकता है कि ये कमांड लाइन पे हम यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्या बेनिफिट है, तो बेसिकली ये कमांड लाइन पे रियल टाइम में यूज होता नहीं है। ये समझने की बात है, फीचर्स एक्सप्लोर करने की बात है। उसके बाद क्या होता है कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करते हो, वो चाहे तो आपकी पाइथन हो जाए, चाहे तो आपकी .NET कोर हो जाए, चाहे तो आपकी .NET हो जाए, ठीक है, और चाहे तो आपकी जावा हो जाए, जावा स्क्रिप्ट हो जाए, रूबी हो जाए, कोई भी लैंग्वेज आपकी है उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके सारे फीचर्स। तो उस तरह से आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन, कंसर्न कुछ भी जो है हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो को जो है आप लाइक करो, अगर आपको लगता है किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसका शेयर करो। और चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करो ताकि आपको जो वीडियोज़ मैं बनाने जा रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको जो है इससे हेल्प मिले। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।